नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे चल रही आपकी प्रिपरेशन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी तो प्री बोर्ड एग्जाम का वाले प्रिपरेशन करना है जो आपके शायद जनवरी 27 के आसपास से होंगे एंड देन बोर्ड, बट ऑब्वियसली। तो बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाला पेपर का साइंस का क्वेश्चन पेपर 3 का सेक्शन सी। ठीक है, वो भी 18 मार्क्स का है। और मुझे पता है कि बच्चे मुझे कमेंट कर, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ, जवाब ज़्यादा दे नहीं पाती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। बट बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि साइंस का दीजिए। तो साइंस के क्वेश्चंस ना बच्चों कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछते हैं ना, बहुत कम डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे। तो क्या, जिसकी वजह से क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम करने में थोड़ा समय लग जाता है। इसके लिए साइंस के वीडियोस मैं कोशिश करूँगी आपको बहुत फटाफट से दूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत मुझे समय लग जाएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बिकॉज आंसर्स पूरे फ्रेम करने होते हैं और वो भी ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको जल्दी से लर्न भी हो जाए। तो वो मेहनत करने के लिए और वो पूरा टाइम डेडिकेट करने के लिए थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो फिर भी आई एम ट्राइंग। तो चलिए, अभी कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है। 38 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। स्टेट द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन द फॉलोइंग इक्वेशंस विद द रीजन। ठीक है, तो आपको कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, किस टाइप के हैं ये केमिकल रिएक्शन और क्यों, हम वही टाइप क्यों बता रहे हैं ना, रीज़न बताइए उसका। तो देखो, पहले पहले क्या है, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। मतलब कि दो गैस कंबाइन होके तीसरी गैस मिल रही है। मैंने क्या बोला, दो गैस कंबाइन होके, कंबाइन का मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए पहले का आंसर क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो और दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं केमिकली और हमें एक नया सब्सटेंस देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होके हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपल। चलिए, नेक्स्ट क्या है, Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। अगर आप देखो तो Pb ने Cu की जगह ले ली है ना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसके लिए सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, हाई रिएक्टिव मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, मतलब उस कंपाउंड में से उसको निकाल देता है। इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो उससे हाईली रिएक्टिव होगा तो ही निकाल पाएगा ना, अगर लो रिएक्टिव होगा तो नहीं निकाल पाएगा। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही अपन इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे लेड है, ठीक है, लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है उसके कॉपर क्लोरिड सॉल्यूशन में से, क्योंकि लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, फिर बात करते हैं थर्ड, CH4 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो, मीथेन गैस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट हो रहा है, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलो, कंबशन रिएक्शन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन, अब इट इज़ एन एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपको बहुत अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट मिलती है इसके अंदर, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, नो डाउट, एंड जनरली इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ठीक है, तो इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन, ये रिएक्शन जो है वो फ्यूल और ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट इसका मतलब कि ऑक्सीजन के बीच में होता है, जो स्मोक प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जब हम मीथेन गैस को बर्न करते हैं तो बट ऑब्वियसली हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ठीक है, चलिए, इजी था वैसे क्वेश्चन तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द लो एंड एट द एक्टिविटी मिडल ऑफ द सीरीज। ओके, तो क्या कह रहा है कि आपको मेटल्स का एक्सट्रैक्शन देना है लो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से और मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से फ्रॉम द सल्फाइड ओर्स। सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के एग्जाम्पल को ही लेकर आपको हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। तो देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सल्फाइड ओर्स की, तो अगर हम लो रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, तो लो रिएक्टिविटी में जो सल्फाइड ओर हमें मिलेगा वो हमें मिलता है मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है, तो Hg मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सल्फाइड जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये रहा हमारे पास रिएक्शन, HgS प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो HgO और SO2। हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि हमें Hg को अकेला करना है, प्योर फॉर्म में लेके आना है। तो अब क्या करेंगे, अब ना हम लोग इसी मर्क्यूरी ऑक्साइड को, मतलब कि HgO को हीट करेंगे हम लोग मर्क्यूरी के साथ। ठीक है, और फिर हम लोगों को यहाँ पे मर्क्यूरी सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम लोग हीट कर रहे हैं, मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना भूल गई। ओके, कैन बी हीटेड अगेन विथ मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरी सल्फाइड के साथ फिर से रिएक्ट करते हैं। अब सल्फाइड का काम क्या था, सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन को जल्दी से ले लेता है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा ना कि ये सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए हम इसको जो इम्प्योर हमारा मर्क्यूरी सल्फाइड उसी के साथ ही रिएक्ट करते हैं हम लोग। ओके, अब ये हुआ लो रिएक्टिविटी सीरीज़ का। अब हाई रिएक्टिविटी सीरीज मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, अब जैसे अपन बात करें यहाँ पे लेड की, ठीक है, तो हम लोगों को जैसे लेड ऑक्साइड जैसे हैं तो ऐसे हमें मेटल्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं लेड सल्फाइड PbS, ठीक है, उसको अपन रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलेगा PbO + SO2। अब हमें प्योर Pb चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अब इस PbO को हमें रिएक्ट किससे करना है, कार्बन के साथ, कोक कह लो, कार्बन कह लो, ठीक है, जो भी कह दो। तो उसके बाद हम लोगों को Pb मिल जाएगा, बिकॉज कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा। ओके, क्लियर। तो दो एग्जाम्पल तो था, एक लो रिएक्टिविटी के अंदर हम HgS के लिए कह रहे हैं, और मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर हम लोग यहाँ पे लेड सल्फाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम रोस्टिंग की बात करें, क्योंकि सल्फाइड हो रहा है, कैल्सिनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द 3 मेटल्स X, Y एंड Z, ठीक है, अब 3 मेटल्स है आपके पास। X जो है वो रिएक्ट कर रहा है कोल्ड के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, Y रिएक्ट कर रहा है हॉट वाटर के साथ, और Z रिएक्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ। तो बता दो X, Y, Z क्या होगा। राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर देयर रिएक्शन विथ वाटर एंड अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इनको हमें रिएक्शंस भी बताने हैं। तो देखो अब X, Y, Z क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, अब सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक। चलो ये तो हो गया। अब क्यों, सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है, इसके लिए वो तो बस रेडी होता है, बट आ जाओ मेरे सामने मैं तुम्हें ऐसा रिएक्शन करूँगा। ठीक है, तो कोल्ड वाटर के साथ भी ये रिएक्ट कर लेता है। अब इन्होंने कहा कि रिएक्शन का बताओ भी, तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अब यहाँ पे वाटर कौन सा है बच्चा जी, कोल्ड वाटर, तो इतनी ज़्यादा एक्सप्लोजन वो रिएक्ट और इतना विग्रसली रिएक्ट करता है ना कि बिल्कुल ऐसे बम्बार्ड हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है, और फिर हमें मिलता है NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। बात करते हैं Y की, मतलब मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम सोडियम से लेस रिएक्टिव होता है, इसके लिए वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, और उसके लिए हमें चाहिए हॉट वाटर, वो भी स्लोली रिएक्ट करता है ना, विग्रसली रिएक्ट नहीं करता। तो Mg जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। यहाँ पे पानी कौन सा है, हॉट वाटर, याद करना। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, MgOH ट्वाइस और H2। ओके, बात करते हैं थर्ड Z। जिंक जो है वो लीस रिएक्ट, मतलब इनके कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव है, इसके लिए वो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पर वो रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। ठीक है, तो स्टीम, अब यहाँ पे H2O जो है वो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टीम के लिए यूज़ कर रहे हैं गैसियस फॉर्म में। तो क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स और कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन ही लिखना है। तो देखो सबसे पहले एनिमल्स की बात करते हैं हम लोग, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारे में, ठीक है, 2 चीज़ों के साथ होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एक तो ब्रेन और हमारे जो ग्लैंड्स है ना, ये कौन सा है, थायराइड ग्लैंड आ गया, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड आ गया, पेनक्रियास ग्लैंड आ गया, तो ये आपस में मिलजुल के हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। एज वी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नो डाउट। प्लांट्स उतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं, इसके लिए उनमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल सब्सटेंस ही रिलीज होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं प्लांट हार्मोन्स या तो फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन नाम याद है तो ठीक है, नहीं आए तो ओके, प्लांट हार्मोन्स लिख के आ जाना। एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जैसे हमारे में नर्वस सिस्टम वो बहुत वेल डेवलप्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और सारी की सारी नर्व्स आ जाती हैं। प्लांट के पास ऐसा कोई वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, उन्हें नर्वस सिस्टम उसके पास नहीं होता है। प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक ग्लैंड है स्पेसिफिक हार्मोन के लिए, और वो स्पेसिफिक जगह पे जाकर ही उसका काम जो है वो कंप्लीट कर रहा है, टारगेट एरिया अगर हम बात करें तो। जबकि प्लांट्स के अंदर इस तरह के ग्लैंड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए इंस्टेड ईच प्लांट सेल प्रोड्यूसेस हार्मोन। ठीक है, प्लांट का हर एक सेल जो है वो हार्मोन रिलीज करता है। फोर्थ, एनिमल सीक्रेट हार्मोन सच एज, अब एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन आ गया, ठीक है, एड्रेनालाइन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे आ जाते हैं। प्लांट्स के अंदर कौन से आएंगे, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, तो ये हमने कुछ 4 पॉइंट्स लिख दिए।
चलिए नेक्स्ट, explain how is embryo formed in female and describe the stages till the birth child। ठीक है, एम्ब्रियो कैसे बनता है, बेसिकली एम्ब्रियो बनने से लेकर बर्थ होने तक पूरे स्टेजेस बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है ना कि ओवरी रिलीज होगा ओवम में से, ठीक है, जो एंटर करेगा ओविडक्ट के अंदर, पहला स्टेज। अब यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, मतलब कि स्पर्म, ठीक है, जो वजाइनल पैसेज, वजाइना से, ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब वो वजाइना से एंटर होता है स्पर्म, और फिर वो स्पर्म ट्रैवल करते करते ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ तक पहुँचता है, ओविडक्ट की तरफ पास पहुँचता है। वहाँ पे अंडा, एग तो ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको हम ओवा कहते हैं। तो वो जो ओवा है, ठीक है, वो एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इसको अपन क्या बोलते हैं, दे फर्टिलाइज द एग। ठीक है, एग को क्या कर लेंगे, वो फर्टिलाइज कर लेंगे। फर्टिलाइज हो गया। अब फर्टिलाइज एग को अपन कहते हैं जाइगोट। ठीक है, बेसिकली सी आप हम जितने भी एनिमल से हम लोग मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं, इतना तो क्लियर ही है। ठीक है, अब जब हम पैदा हुए थे तो एक सेल तो बना होगा ना, एक से बाद बाकी सारे सेल्स बने, तो वो एक सेल को अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग बना हमारा उसको जाइगोट कहेंगे। वो स्टार्ट करेगा डिवाइड करना, ठीक है, मतलब कि एक था, एक से फिर 2 बनेगा, 4, 8, 16, ठीक है, ऐसे करते 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 मिलियंस में पहुंच जाएंगे एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, पूरे सेल्स का गुच्छा बन जाएगा, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ओके, अब ये जो एम्ब्रियो है ना, अब जैसे ही वो बनना शुरू करेगा, इतने में यूटेरस, ठीक है, फीमेल का जो यूटेरस पोर्शन होता है, ठीक है, वो हर महीने, ठीक है, हर महीने खुद को प्रिपेयर करता है कि भाई अभी एम्ब्रियो मेरे पास आएगा और मैं इसकी देखभाल करूंगा। ठीक है, वो हर महीने का रहता है। अब जैसे एम्ब्रियो जो है वो उस यूटेरस में पहुंचा, ठीक है, तो यूटेरस जो है वो क्या करेंगे, वो उसको संभालेंगे, उसको ग्रो करने के लिए स्पेस देंगे, ग्रोथ करेंगे, और उसका जो फीटल ग्रोथ है, फीटल मतलब कि फीटस, ठीक है, जो बच्चा जब जैसे थोड़े थोड़े ऐसे हाथ, पूरा पूरा बॉडी का स्केलेटन जब बन जाता है तो फीटस कहते हैं। और ऐसे मैं ये बोलूँ कि 3 महीने का बच्चा हो जाएगा अगर, ठीक है, तो इसको पूरे को अपन कहते हैं, तो फीटस बनेगा। अब उस दौरान द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस थिकन्स। ठीक है, अब जो यूटेरस होता है वो काफ़ी थिक हो जाता है और उसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत तगड़ा हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ताकि एम्ब्रियो को अच्छे से, अब देखो ब्लड ही है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को ब्लड ही है जो खाना प्रोवाइड करेगा, तो इसके लिए ब्लड का वहाँ पे फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी अच्छे अमाउंट में। अब इतने में क्या होगा, अब इतने में बनेगा प्लेसेंटा। ठीक है, अब प्लेसेंटा, अब एम्ब्रियो को खाना भी तो चाहिए, बच्चे को खाना तो चाहिए, तो उसको न्यूट्रिशन जो है वो मदर के ब्लड से मिलता है विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू नोन एज द प्लेसेंटा। ये डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होता है पूरे यूटेरस में, वो एम्बेडेड, मतलब कि यूं पूरा स्ट्रक्चर ऐसे राउंड करके अंदर बच्चा होता है। ठीक है, पूरा यूं कंप्लीट बॉल की तरह होता है। ये एक तरीके का पैसेज, ठीक है, एक रास्ता बना लेता है मदर और बच्चे के बीच में, ताकि मदर के ब्लड में से ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो है वो बच्चे के पास पहुंचाया जाए। द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल्सो जनरेट्स। अब बेसिकली बच्चा खाएगा तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगा भी, ठीक है, वही वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड को, ठीक है, थ्रू द प्लेसेंटा, फिर ब्लड मदर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन से उसको बाहर निकाल देता है। अब आता है नेक्स्ट स्टेज, जहाँ पे 9 महीने के ख़त्म होने को आते हैं। यहाँ पे फीटस जो है वो मदर की बॉडी में पूरा डेवलप हो गया और तकरीबन इसको 9 महीने लग गए। अब चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो यूटेराइन मसल्स होते हैं, मतलब कि जो वजाइना के मसल्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे सिकुड़ते हैं और खुलते हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोलते हैं, इसको हम कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। उसकी मदद से बच्चा जो है वो बर्थ ले लेता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट 10th के लेवल के हिसाब से मैंने आंसर बनाया है। ठीक है, तो ये आपके 10th के लेवल के हिसाब से कंप्लीट आपको स्टेजेस हमने बता दिए। ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन। अगर एग फर्टिलाइज, देखो एग अगर फर्टिलाइज होता है तो 42 नंबर क्वेश्चन अपन ने किया ना, ठीक है, जहाँ पे चाइल्ड बर्थ ले लेता है। अब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, देखो अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। ठीक है, 1 दिन तक वो जिंदा रहता है। उसके बाद, ठीक है, मतलब 1 दिन कब, जब से ओवरी जो है वो हर महीने एक एग रिलीज करती है। ठीक है, तो जैसे मैंने नहीं बोला कि यूटेरस जो है वो खुद को प्रिपेयर करेगा कि चलो भाई अब एम्ब्रियो आएगा, मैं उसको अच्छे से पालूंगा पोसूंगा, ठीक है, ये सब कुछ। तो एम्ब्रियो के अंदर मतलब जो यूटेरस है, ठीक है, वो हर महीने इस तरीके से प्रिपेयर करता है खुद को ताकि इसको फर्टिलाइज एग मिले। ठीक है, प्रिपेयर करने का मतलब कि वो अपनी जो लाइनिंग से, मतलब अपने मसल्स को थिक कर लेता है, स्ट्रॉन्ग कर लेता है, स्पॉन्जी भी कर लेता है, ताकि ईजिली वो एम्ब्रियो को कैरी कर पाए। बट
यहाँ पे तो अनफर्टिलाइज्ड रहेंगे, मतलब तो स्पर्म तो पहुँचा ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो अगर स्पर्म नहीं पहुँचा है तो क्या वो जो लाइनिंग, मतलब कि यूटेरस में जो थिकनेस है उसकी ज़रूरत है, नहीं है। तो ये जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और वजाइना के थ्रू वो ब्लड के तौर पे बाहर निकल जाएगी। अब ये साइकिल जो है वो पूरे मतलब हर महीने जो है वो चलती है फीमेल के अंदर, इसके लिए इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और तकरीबन 2 से 8 दिन डिपेंड करता है फीमेल की बॉडी के ऊपर, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा वो पूरा का वही यूटेराइन का जो लाइनिंग बना था, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू बॉडी से निकलने में। तो ये पूरा साइकिल रहता है अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 44। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर is placed at a distance of 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है। तो चलो पहले गिवन लिखते जाएं साथ साथ में। तो गिवन में क्या कह रहा है हम लोगों को, हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज मतलब कि h0, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है उसको हम कहेंगे HO, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। U हमेशा नेगेटिव होता है। इन द कॉन्केव मिरर एंड द फोकल लेंथ इज, अब कॉन्केव मिरर इसके फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज द मिरर इज कॉन्केव। नाउ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब कि हमें V निकालना है टू गेट अ शार्प फोकस इमेज। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का साइज मतलब कि HI भी निकालना है और इसका नेचर भी बताना है, ठीक है बच्चा। तो चलो पहले तो V निकाल दें फटाफट से हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। तो क्या है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। सो 1/f मतलब कि 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-25, ओके। अब ये यहाँ पे ले लो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/-15 प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। अब 25 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25 25 3 ज़ा 75, ठीक है। तो एलसीएम आया हमारा 75। तो 15 के लिए मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँ और 25 के लिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। यहीं पे कंटिन्यू कर लूँ बच्चा, तो क्या हो जाएगा -5 + 3/75 इज इक्वल्स टू 1/v, मतलब कि -2/75 इज इक्वल्स टू 1/v, मतलब कि v इज इक्वल्स टू 75/-2। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपको -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है, डन। चलो अब हमें v तो मिल गया, अब हमें क्या निकालना है HI के लिए मुझे मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होगी फॉर्मूला की। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HI/H0, और इसका एक और होता है -v/u। अब m की वैल्यू नहीं है तो इसके लिए हमें इसको ही लेना पड़ जाएगा। HI हमें निकालना है, h 4 सेंटीमीटर था ना, हाँ। VI हमारा कितना आया -37.5 और u कितना है -25, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, HI इज इक्वल्स टू -37.5 मल्टीप्लाई बाय 4/25। तो HI इज इक्वल्स टू 37.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 28 30 3 12 15 150/25, ठीक है। तो 25 1 जा 25 6 जा, तो HI कितना आया बच्चा, HI इज इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो
इमेज ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, नीचे बनेगा ना, माइनस साइन नीचे आया, मतलब कि नेचर कैसा होगा इसका, नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर प्लस आता तो हम वर्चुअल और इरेक्ट लिख देते, सिंपल। ठीक है, तो साइज भी आ गया। ठीक है, और दूसरी बात, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वो 4 सेंटीमीटर है और हमारा इमेज का साइज है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब कि रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड भी हुआ ना। ठीक है, डन बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम फॉर द रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम बताना है। तो देखो, कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, जो भी चीज़ें ना पोल के साथ ली जाती है। ठीक है, तो पोल इज टेकन एज अ ओरिजिन और प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज अ एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, एग्जाम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली पोल ये वाई एक्सिस लिया जाता है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसको अपन एक्स एक्सिस लेते हैं। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये पोल हुआ। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 मानते हैं। ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव साइन इंडिकेट करेंगी और यहाँ पे जितनी भी होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव साइन। ऊपर वाई एक्सिस में, ठीक है, जितनी भी होंगी वो पॉजिटिव साइन और नीचे वाई एक्सिस पे जितनी भी होंगी वो नेगेटिव साइन। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ पे रखेंगे, ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ओके, डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है, देखो ये पोल है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो भी डिस्टेंस आपको देखना है तो हमेशा पोल के साथ, जैसे कि ये C है और ये F हुआ। ठीक है, तो अगर मुझे रेडियस बताना है तो वो मैं पोल के साथ ही बताऊंगी। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं इसका डिस्टेंस भी पोल के साथ ही बताऊंगी। ठीक है, अगर मेरा इमेज यहाँ बना, ठीक है, तो भी मैं इसको पोल के साथ ही बताऊंगी। मतलब कि हर एक चीज़ के डिस्टेंसेस को हम लोग पोल के साथ ही कनेक्ट करके मेजर करेंगे। ओके, तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। अब राइट साइड, मतलब राइट साइड अगर आप कुछ बनाते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव में लिया जाएगा और लेफ्ट साइड कुछ भी आता है, ठीक है, वो नेगेटिव। बहुत सिंपल सी बात है। डिस्टेंसेस मेजर परपेंडिकुलर टू द अबव, मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ, अबव मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कैसे लोगे, पॉजिटिव। नीचे की तरफ कैसे लोगे, नेगेटिव। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा और कॉन्केव मिरर का हमेशा नेगेटिव होगा। देखो आपके सामने हमने जब अभी सम किया ये वाला बेटा जी, ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, इन्होंने क्या बोला था, कॉन्केव मिरर बोला था ना, मैंने कहा था कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ को माइनस में ले लो, कॉन्वेक्स होगा तो प्लस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेना होता है। चलिए फिगर ड्रॉ कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इट्स ओके, इन्होंने कुछ बोला नहीं फिगर ड्रॉ करने के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ठीक है, तो हम लोग टंगस्टन ही क्यों ज़्यादातर यूज़ करते हैं बल्ब्स बनाने के लिए। देखो टंगस्टन जो है ना वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, उसके दो रीज़न। सबसे पहले तो एक तो मेटल है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ना, मैं गलत नहीं हूँ तो 2300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ, सीधी सी बात है, तो मतलब कि जल्दी पिघलने वाला तो नहीं है। और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर बर्न भी नहीं होता है और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो बल्ब को क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे बल्ब ग्लो करने लगता है, अपना जो रूम होता है वो लाइटनिंग हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, Why does the cord of an electric heater not glow while its thermal components glow? ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है ना, उसकी जो रस्सी होती है, ठीक है, वो कभी ग्लो नहीं करती है, बट उसका जो वो अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा होगा यूं गोल गोल वाला, ठीक है, तो वो तो चमकता है गर्म होने पर, जबकि वायर तो नहीं चमकती है। क्यों, क्या हुआ ऐसा? तो देखो जो हीटर है ना, ठीक है, उसका जो हीटिंग एलिमेंट है, जो कॉइल्ड मैंने कहा होती हैं, ठीक है, वो अलॉय से बनती है। अब अलॉय के अंदर रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब करंट फ्लो होता है ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, तो बहुत गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की वजह से वो रेड कलर के हिसाब से वो चमकते हैं। ओके, बट हम बात करते हैं कॉर्ड की, ठीक है, वो जो वायर जिसको इलेक्ट्रिसिटी के उसमें डाल के उसको गर्म करते हैं,
उसका रेजिस्टेंस जो है वो जनरली हम देखो कॉपर या एल्यूमिनियम की वायरें यूज़ करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस लो होता है। लो होता है इसके लिए वो ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करती, भले सेम करंट पास कर फिर भी उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करती क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्लो नहीं करती हैं, ठीक है। तो सिंपल, तो बेसिकली यहाँ पे फंडा जो है वो रेजिस्टेंस का ही है। अलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके लिए वो ग्लो कर रहा है, चमक रहा है हीट पास होने पर, और जो वायर्स हैं वो ग्लो नहीं कर रही है क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं उनके पास है। तो कुल मिला के ये आंसर जो है वो रेजिस्टेंस पर टिका हुआ है, उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में अपन ने बोल दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सेक्शन सी ऑफ द पेपर 3 कंप्लीट हुआ। मैं जल्दी से सेक्शन डी आपके पास लेके आऊँगी। बाकी सारे वीडियोस भी आते जा रहे हैं तो प्लीज़ आप लर्न करना स्टार्ट करते जाइए। मीनवाइल मैं आपको कोशिश तो ये करूँ कि एक दिन में 2-2 वीडियो डाल के आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करते जाऊँ, देन टू थोड़ा बहुत समय लग जाता है। तो चलिए बच्चों, अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू कमेंट मी इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड आपको लगता है कि मेरी मेहनत आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर बताइएगा। और अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वर्दी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।